नमस्कार। हमारे पास नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किला इलाके में जो कार धमाका हुआ था, उससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और जांच के अंश हैं। आज हम इन्हीं का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी। इन रिपोर्ट्स में काफी कुछ है। धमाके का ब्यौरा है, पकड़े गए संदिग्ध कौन थे, क्या करते थे, कितना विस्फोटक मिला और ये साजिश कहाँ तक फैली थी, इस पर भी रोशनी डाली गई है। तो आज का मकसद है कि इन सारी जानकारियों को पॉइंट टू पॉइंट समझें कि हुआ क्या था और इसके पीछे कौन लोग थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले घटना ही देख लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 की शाम थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में काफी शक्तिशाली विस्फोट हुआ। हाँ, और उसमें कई जाने गए। शुरुआती जो आंकड़े आए उनमें 8 से 12 लोगों की दुखद मौत की बात है। बहुत दुखद। और जांच तुरंत शुरू हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, इसे एक आतंकी हमले की तरह ही देखा गया शुरू से, और जल्दी ये साफ हो गया कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, मतलब अचानक से कुछ हो गया हो ऐसा नहीं था। अच्छा जी, इन दस्तावेजों से ये पता चलता है कि इसके तार एक बड़े नेटवर्क से जुड़े थे। काफी फैला हुआ नेटवर्क था ये, दिल्ली, फिर हरियाणा में फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर तक। और इसमें जो बात मुझे इन रिपोर्ट्स में पढ़कर सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली लगी, वो ये कि इस नेटवर्क में पढ़े लिखे पेशेवर लोग शामिल थे, डॉक्टर्स, अकादमिक लोग। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बार बार आ रहा है इसमें। कई नाम उससे जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल गनई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये लॉजिस्टिक्स देखते थे, मतलब सामान वगैरह का इंतजाम। और डॉक्टर उमर उन्नबी का भी नाम है। इन पर शक है कि धमाके वाली कार शायद यही चला रहते। इसे सूत्रों ने, जैसा कि रिपोर्ट्स में लिखा है, सफेद पोश आतंकी इकोसिस्टम कहा है। सफेद पोश आतंकी इकोसिस्टम मतलब ऐसे लोग जिन पर आसानी से शक न जाए। बिल्कुल, जिनका सामाजिक चेहरा बिल्कुल अलग है। गिरफ्तार लोगों में डॉक्टर आदिल राथर का भी नाम है, डॉक्टर शाहीन अंसारी भी हैं। इनकी कार से तो एक राइफल मिलने की भी बात है रिपोर्ट्स में। और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? और ये तार, क्या ये सीमा पार से जुड़ रहे थे पाकिस्तान? हाँ, देखिए, रिपोर्ट्स जम्मू कश्मीर के शोपियां के एक इमाम इरफान अहमद, उनका नाम मास्टरमाइंड और मुख्य रेडिकलाइजर के तौर पर ले रही हैं। और जहां तक सीमा पार की बात है, तो जांच एजेंसियों के जो निष्कर्ष है, उनके हिसाब से जड़ें पाकिस्तान में ही थीं। पाकिस्तान? कौन से गुट? मुख्य रूप से 2 नाम आ रहे हैं, जैश-ए-मोहम्मद JEM, जो पहले भी भारत में कई हमलों में शामिल रहा है, और दूसरा अंसार गज़वत उल हिंद यानी AGH। और ये भी एक बात है कि इन पढ़े लिखे लोगों को इस्तेमाल कैसे किया गया। रिपोर्ट्स में कुछ है इस पर? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो हैंडलर्स थे सीमा पार, उन्होंने कथित तौर पर इन्हें ये कहकर गुमराह किया कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप पर आसानी से किसी को शक नहीं होगा। अच्छा। कुछ संकेत तुर्की और अफगानिस्तान की तरफ भी इशारा करते हैं हैंडलर्स के कनेक्शन को लेकर, ऐसा इन दस्तावेजों में लिखा है। ये पूरी योजना कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा शायद फरीदाबाद वाली जब्ती से लगता है। वो बहुत बड़ी रिकवरी थी शायद। हाँ बिल्कुल, वो जब्ती तो मतलब चौंकाने वाली है। दिल्ली धमाके से कुछ वक्त पहले ही फरीदाबाद में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था, और वहां से करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक बनाने का सामान मिला। 2900 किलो? जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 360 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट था, 20 टाइमर, 24 रिमोट कंट्रोल वॉकी टॉकी और हथियार भी थे। हाँ, एक क्रिंकॉफ टाइप असॉल्ट राइफल और एक पिस्तौल भी मिली थी। तो ये साफ दिखाता है कि मंशा शायद बहुत बड़ी थी। कई जगहों पर बड़े धमाके करने की प्लानिंग रही होगी। और ये जब्ती शायद हाल के सालों में दिल्ली NCR की सबसे बड़ी बरामदगियों में से है। हाँ, निश्चित रूप से इसे सबसे बड़ी बरामदगियों में गिरा जा रहा है। और ये एक तरह से दिखाता भी है कि सुरक्षा एजेंसियों ने शायद इस मॉड्यूल को पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही काफी हद तक तोड़ दिया। हालांकि दिल्ली वाला धमाका हो गया, वो दुखद है। हाँ, वो तो नहीं रोक पाया, लेकिन शायद और बड़ा नुकसान होने से बच गया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि हो सकता है फरीदाबाद में जब ये भंडाफोड़ हुआ, तो आतंकियों ने शायद घबराहट में जल्दबाजी में दिल्ली वाला धमाका कर दिया हो। ये भी एक एंगल हो सकता है। तो कुल मिला के इन सभी स्रोतों को देखें तो एक बहुत ही गंभीर और सोची समझी साजिश की तस्वीर सामने आती है। पढ़े लिखे लोगों का इस्तेमाल, भारी मात्रा में विस्फोटक और सीमा पार कनेक्शन, खासकर पाकिस्तान से। बिल्कुल, और ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे समाज के इतने पढ़े लिखे स्थापित लोग, डॉक्टर्स, एकेडमिक लोग इस तरह के कट्टरपंथी विचारों के प्रभाव में आ जाते हैं और इतने खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि कट्टरता फैलाने के तरीके कितने बदल गए हैं और उनके निशाने पर कौन लोग आ रहे हैं। ये एक
बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। वाकई इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ये सवाल मन में रह जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जी, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।